हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान अंशाल 2023 का पहला सेट है। तो पहले सेट में आप देखेंगे जीव विज्ञान का जो सेट नंबर 1 है 2023 का 348 सीजे। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको सेट चाहे अंशाल लिए होंगे या सेट का पता होगा, तो पहला सेट आपका क्या है 348 सीजे। तो इस प्रैक्टिस में या इस सेशन में आपको अंशाल करवाएंगे और अंशाल में आपको ऐसे अंशाल के क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम अंशाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बैलिस्नेरिया के पौधों में परागण किस प्रकार से होता है या किस माध्यम से होता है। तो आप जानते हैं कि जो बैलिस्नेरिया का पौधा होता है वो क्या होता है, जलीय होता है। क्या होता है, जलीय होता है। तो जब बैलिस्नेरिया का पौधा क्या होता है, जलीय होता है, तो उसमें जो परागण का माध्यम होगा जल द्वारा होगा, वायु द्वारा होगा, कीटों द्वारा होगा, मनुष्य द्वारा होगा। तो जलीय पौधा है तो क्या होगा, बैलिस्नेरिया में जल परागण, जो परागण की क्रिया होती है वो किसमें होती है, जल परागण द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक का खा है, स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है। यानी स्त्रियों में जो आवर्त चक्र होता है, मैच्योरेशन साइकिल जो होती है वो क्या होती है। आप जानते हैं कि स्त्रियों में मैच्योरेशन साइकिल जो होती है, आवर्त चक्र जो होता है 28 से 30 दिनों पर आता है। यानी महीने में एक ही बार आता है, वो भी क्या आता है 28 से 30 दिनों पर आता है। तो इसमें क्या है 10 से 11 दिन, 28 से 29 दिन, 25 से 26 दिन, 17 दिन। तो आपका क्या सही होगा 28 से 29 दिन या 28 से 30 दिन कहीं कहीं दिया रहता है, या 29 से 30 दिन कहीं कहीं दिया रहता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा 28 से 30 दिन सही होगा। अगला है, एक का गा है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। mRNA की सहायता से प्रोटीन की संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या दिया है, अनुवादीकरण दिया है, अनुलेखन दिया है, प्रतीप अनुलेखन दिया है, प्रतिलिपिकरण दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अनुवादीकरण का मतलब ट्रांसलेशन होता है, अनुलेखन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। तो आपको बताया गया है कि जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है वो प्रतिलिपिकरण कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादीकरण कहलाता है। तो इसमें आपका क्या है, अनुवादीकरण पहला ऑप्शन सही है। ना अनुलेखन होगा, ना प्रतिलिपिकरण, ना प्रतिलिपिकरण होगा। अगला क्वेश्चन है, बीडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है। क्योंकि जितने भी बीमारी होते हैं हम लोगों का अलग अलग परीक्षण होता है, अलग अलग जाँच होती है। तो इसमें क्या है, एक बीडाल परीक्षण दिया है। तो बीडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है। तो निमोनिया में नहीं किया जाता है, मलेरिया में नहीं किया जाता है, हैजा में नहीं किया जाता है। तो जो बीडाल परीक्षण होता है वो टाइफाइड के लिए क्या होता है टाइफाइड परीक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 का पर आ जाएंगे, जैव विविधता तत्व स्थल को परिभाषित कीजिए। तो आप जानते हैं जैव विविधता जो होती है, जहाँ जीव जातियों की संख्या क्या होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसी जैव विविधताएं पाई जाती हैं जहाँ की जातियों में क्या होता है, खतरे में पड़ जाती है, संकटग्रस्त अवस्था में आ जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जैव विविधता का ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, जीव जातियों संकट में आ जाती हैं, क्या कहलाते हैं, तप्त स्थल कहलाते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, जैव विविधता तप्त स्थल को प्रभावित कीजिए। इसमें दिया है, सभी स्थानों या क्षेत्रों पर जीव जंतु समान रूप से वितरित नहीं होते। कोई भी ऐसा स्थान होगा जहां भी क्या होगा, जो भी जीव जंतु होंगे एक समान वितरित नहीं होंगे। आगे देखें, इसी प्रकार जैव विविधता एक समान नहीं होती, कहीं भी जीवों की जैव विविधता एक समान नहीं होती। आगे देखेंगे, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां जैव विविधता की अधिकता हो या अधिकता हो, जैव विविधता में क्या आएगा, वन्य जीव आएगा या वनस्पति आएगा, तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, तथा इसके क्या हो, प्राकृतिक आवास को खतरा हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है। क्या हो रहा है, खतरा हो, तथा प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है, तप्त स्थल कहलाते हैं। भारत के पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय प्रमुख क्या है, तप्त स्थल हैं या जैव संवेदी क्षेत्र हैं। जैव संवेदी क्षेत्र को तप्त स्थल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 का खा है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। जो गोल्डन राइस होती है उसमें क्या होती है, किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो होता है गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। कि जो मानव वृषण होता है, जो सर्टोली कोशिका होती है, वो हमारे मानव वृषण में विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। तो इसमें क्या दिया है, सर्टोली कोशिका का कार्य विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण एवं ऑक्सीजन देना होता है। क्या हो रहा है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण एवं ऑक्सीजन देना होता है। अगला है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
तो आप जानते हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब 46 गुणसूत्र होते हैं तो जोड़ी में कहा जाएगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी क्या होता है, हेटेरोसोम्स होते हैं। जो 30वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वही लिंग गुणसूत्र होता है, वही लिंग निर्धारण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका क्या है, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र सही है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत सामान्य क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को 6 से ही पढ़ाया जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा सागर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? कि ऐसा चिकित्सा सागर्भता का मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं जन्म लेने से पूर्व से क्या कर दिया जाता है, गर्भपात कर दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चिकित्सा सागर्भता कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, चिकित्सा सागर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितता को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व, यानी गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व गर्भ समापन या गर्भपात करा दिया जाता है। क्या कराया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। जो गर्भपात होता है यह प्रक्रिया कितने दिनों तक सीमित रहता है, 3 तिमाही या 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि डीएनए के हेलिक्स में एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन समाचारों का अनुक्रम निम्नवत है। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। और डीएनए में जो डबल हेलिक्स होता है, एक सिरा डीएनए का 5 होता है, एक सिरा क्या होता है, 3 होता है, एक सिरा 3 होता है, एक सिरा क्या होता है, 5 होता है। आगे आपको बताया जाएगा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना होती है, इसकी एक सिरा 5 और एक सिरा 3 क्यों होती है। ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, नाइट्रोजन समाचारों का क्रम निम्नवत है। इसमें जैसे मान लीजिए एक डीएनए 5 to 3 दिशा है, तो 5 to 3 दिशा है, तो एक दिशा मान लीजिए ये है, लेकिन आपको क्या बताया गया, 3 to 5 दिशा क्या होगी। अब ये 3 है, अब ये 3 to 5 दिशा क्या होगी। तो इसमें बताना है कि आप डीएनए में जानते हैं कि जो नाइट्रोजन समाचार होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। आप जानते हैं कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है या थायमिन के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। जबकि जो ग्वानिन जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन के साथ हमेशा क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ साइटोसिन जुड़ता है, या साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ क्या जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है। तो आप देखते हैं बिना देरी किए हुए चलिए हम देखते हैं कि 3 to 5 दिशा का अनुक्रम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, टी के साथ क्या जुड़ता है, ये जुड़ता है, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ टी, टी के साथ ये, जी के साथ सी, सी के साथ ये, ए के साथ टी, टी के साथ ये, जी के साथ सी के साथ जी, ए के साथ टी के साथ ये, जी के साथ सी के साथ जी, ए के साथ टी के साथ ये, जी के साथ सी और सी के साथ जी। ये ऐसे क्या होते हैं, डबल हाइड्रोजन बंध और ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस प्रकार क्या होती है, जब एक डीएनए का अनुक्रम आपको पता रहेगा तो दूसरा डीएनए का अनुक्रम आप स्वयं बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं। इधर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरक्षी अणु का केवल चित्र बनाना है। क्वेश्चन में था आपके असल में कि एक जो प्रतिरक्षी अणु होती है उसकी संरचना क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना आपके सामने इस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार की एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है। इसमें एक क्या होता है, एंटीबायोटिक साइड होता है, उसमें हैवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है जिसे छोटा चेन कहते हैं, एक क्या होता है, अमीनो एसिड टर्मिनस होता है, NH2 भुजा है, ये SS क्या होता है, बांड होता है। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेरोइन मार्फिन क्या है, ये किस पौधों से प्राप्त होता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं हेरोइन, सर हेरोइन पढ़ा रहे हैं, हेरोइन, अब वो हेरोइन मत समझो जो समझ रहे हैं आप लोग, भावनाओं को समझा करो। हाँ, वो हेरोइन मत समझो। हेरोइन ये है जो क्या होते हैं, एक मादक पदार्थ होता है जो क्या होते हैं, पोस्ट के पौधे से प्राप्त होते हैं, पोस्ट के पौधों के लैक्टोज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, हाँ ना, वो हेरोइन देखो तो लेके उड़ जाओ, वो मत देखा करो। ठीक है, चलिए देखिए हेरोइन क्या है, ये किस पौधों से प्राप्त होते हैं। हेरोइन एक मादक पदार्थ है, पोस्ट पौधों के लैक्टोज से प्राप्त होता है। हेरोइन मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। हेरोइन सफेद, गंधहीन व तीखा यौगिक है। कैसा यौगिक है, रंगहीन व तीखा यौगिक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी है, क्या कहता है कि डीएनए से डीएनए बनने को रिप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनने को
ट्रांसक्रिप्शन mRNA से प्रोटीन बनने को क्या कहलाता है, अनुवादीकरण या ट्रांसलेशन कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पर पूछा गया है कि आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आप कहेंगे क्रिक ने, हाँ क्रिक 1958 ने आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार डीएनए से आणविक सूचनाओं का प्रवाह mRNA के बाद प्रोटीन में एक दिशीय होता है। अर्थात क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, डीएनए से डीएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से mRNA बनाने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और mRNA से बनाने को ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि mRNA से क्या होता है, ट्रांसलेशन द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रकार आपका तीसरा कांगा हो गया। अगला हाँ देखिए, तो अगला क्वेश्चन है लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है, लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहले आप क्या लिखेंगे, लाइकेन लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले पता है कि जो लाइकेन होता है कवक और शैवाल के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। तो उसमें क्या होती है, कड़ी होती है। पहले से ही बताया गया है कि जो लाइकेन होता है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है। तो इसमें देखिए क्या है, लाइकेन एक शैवाल और एक कवक के बीच के पारस्परिक लाभदायक संबंधों से बने विशिष्ट प्रकार के क्या है, जीव हैं। शैवाल घटक को शैलवांश व कवक घटक को कवकांश कहते हैं। इसमें लाइकेन में जो भी पाए जाते हैं, जो शैवाल के घटक होते हैं उसे शैलवांश, ठीक है, और जो कवक के घटक होते हैं उसे कवकांश कहते हैं। लाइकेन्स में कवक और शैवाल दोनों अंतर्ग्रंथिल होकर एक थैलस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक थैलस बनाते हैं। स्कोमाइसेटिज तथा बेसिडियोमाइसेटिज की कुछ जातियां हरे व नीले शैवालों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। समझाई बात। अगला इसी में है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा आप देखते हैं कि कवक का पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। इस प्रक्रिया में कवक भूमि से अवशोषित पोषक तत्व परपोषी को देता है और बदले में परपोषी से पोषण प्राप्त करता है। समझाई बात, ये चीज हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सहप्रभाविता क्या है, सहप्रभाविता का मतलब होता है कि ऐसे कारक जो पीढ़ी होते हैं, ठीक है, संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो दोनों के लक्षण साथ साथ क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो क्या होते हैं, सहप्रभाविता के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए लाल पशु है और सफेद पशु से क्या कराएंगे, संकरण कराए जाएंगे, तो F1 पीढ़ी में जो पशु उत्पन्न होगा वो क्या हो गया, चितकबरी हो जाएगा। तो इसमें सफेद के भी लक्षण और लाल के भी लक्षण क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या है कि सहप्रभाविता में इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होती हैं, अलग अलग रूप से दोनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनकों के लक्षण सहप्रभावी युग्म कहलाते हैं, यानी जो दोनों लक्षण होते हैं सहप्रभावी साथ साथ अपना लक्षण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, सहप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि एक लाल रंग का पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतानें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि लाल रंग का भी और सफेद रंग का जब मिश्रण होता है तो उससे कैसी पशु हो जाती है, चितकबरी हो जाती है। और जब चितकबरी हो जाती है तो दोनों के लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल क्या होता है, मनुष्य के रुधिर वर्ग का एग्जाम्पल है। जो जीन होते हैं मनुष्य के रुधिर वर्ग में, जो जीन होते हैं IA होता है, IB होता है और I होता है। तो इसमें देखिए I ये से और I से क्या बनता है, ब्लड ग्रुप A बनता है। IA से ये बनता है, I से B बनता है, B से B होता है, IB से AB होता है, और I से क्या होता है, वो होता है। लेकिन यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्या होते हैं, जो IB होता है, क्या होता है, सहप्रभावी होता है। क्या होता है, सहप्रभावी होता है। आप देख रहे हैं कि जब जो भी ब्लड जीन होते हैं IA और IB के साथ होता है तो दोनों लक्षण AB ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। तो इसमें AB ब्लड ग्रुप और B दोनों होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सहप्रभावी होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं या R करके इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का केवल चित्र बनाना है, व्याख्या नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है। तो आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है एक सिरा 5 होता है, एक सिरा 3 होता है, ठीक है, 5 3 और 5, ठीक है, क्योंकि एक सिरा 5 होता है और एक सिरा क्या होता है, 3 होता है।
ये डीएनए की क्या होती है, संरचना होती है। डीएनए की दोनों कितने होते हैं, 20 एंगस्ट्रान होते हैं। कितने होते हैं, 20 एंगस्ट्रान होते हैं। और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रान होती है। और एक पिच किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ ले कि डीएनए की एक पिच किसे कहते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर पूरा हो जाता है उसकी को क्या कहते हैं, एक पिच कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि एक पिच की दूरी कितनी होती है, तो एक पिच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रान होती है। एक लघु खांच होता है, क्या होता है, दीर्घ खांच होती है। तो इस प्रकार क्या होती है, डीएनए की द्विकुंडल संरचना का चित्र है। अगर आ जाएगा ऐसा भी कि डीएनए का द्विकुंडल संरचना का वर्णन किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं कि डीएनए का द्विकुंडल संरचना का वर्णन वाटसन तथा क्रिक महोदय ने किया था। अगला देखेंगे, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। तो अनुलेखन का मतलब ही होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। या डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाने में क्या करता है, भाग लेता है, अनुलेखन इकाई कहलाता है। अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल होता है और टर्मिनेटर होता है। ठीक है, इन तीनों भाग क्या होते हैं, अनुलेखन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए बनाने में क्या होता है, भाग लेता है, अनुलेखन इकाई कहलाता है। अनुलेखन इकाई 3 है, उन्नायक, प्रमोटर, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, समापक भाग, टर्मिनेटर। ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, और इन तीनों भागों में ऐसे होते हैं, शुरुआती भाग क्या होता है, प्रमोटर होता है, और इसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है, और उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेटर होता है।